अस्सलाम वालेकुम जी, मैं सैयद दानियाल और आप देख रहे हैं डीएच स्पोर्ट्स। सबसे पहले बाबर आजम के जो फैंस हैं भाई वो हाजिरी लगवा लें, क्योंकि बाबर आजम को बुला लिया गया है एक बार फिर स्किल्स डेवलपमेंट कैंप के अंदर। अब वो क्यों आए हैं और उन्होंने पहले छुट्टियां क्यों ली थी, इस पे सब पे सवाल तो उठते हैं। लेकिन सवाल ये है कि बाबर आजम अगर फ्यूचर प्लान का हिस्सा ही नहीं है तो बाबर आजम को दोबारा बुलाने का मकसद क्या है। बाबर आजम एक बार आए हैं चले गए, अब बाबर आजम को दोबारा उनको बुला लिया गया है जी कि यार वो या तो रेड बॉल खेल लें या व्हाइट बॉल खेल लें। लेकिन बाबर आजम को इन्होंने, जो हमारा कोचिंग स्टाफ है, इसने तीनों फॉर्मेट खिलाए हैं। एक जगह पे हम बाबर आजम को कोहली से कंपेयर भी कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम बाबर आजम को चांस भी नहीं दे रहे हैं। सच्ची बात और साफ बात यह है कि जब न्यूजीलैंड का दौरा हुआ था, ये ऑन रिकॉर्ड मेरी बात पड़ी है, जब न्यूजीलैंड का दौरा हुआ था मैंने उस वक्त कहा था कि हमारी पीसीबी ऐसी है जो करने के बाद दोबारा सोचती है काम को। न्यूजीलैंड के लिए टीम बना दी, न्यूजीलैंड में टीम भेज दी, एक नया कप्तान था भेज दिया, एक बिल्कुल ना तजर्बाकार था उसने खेला, अच्छा खेल दिया और वो चल पड़े। उस वक्त मैंने कहा था कि सुफियान मुकीम जिसकी बात की जा रही है कि उसको चैंपियंस ट्रॉफी में शामिल नहीं किया गया, और उस पर आकिब जावेद ने कहा जी कि यहाँ पे स्पिन ट्रैक नहीं होंगे और ये होगा और वो होगा जी, वो लड़का अभी नया है, यंग है, हम उसको यूज नहीं कर सकते। यार उस आकिब जावेद ने न्यूजीलैंड में ऐसे लड़कों को भेजा था जिनका तजर्बा ही नहीं था। वो 11 के 11 वो खेल रहे थे जिनमें से 1 से 2 लड़के थे जिन्होंने 30 40 या इससे ज्यादा T20 खेले थे, उसके अलावा सारे वो यंग टैलेंट था। लेकिन उस वक्त भी मैंने ये कहा था कि यार अगर ये परफॉर्म कर गए तो ये चढ़ जाएंगे, आसमान तक जाएंगे, अगर नहीं तो ये आने के बाद टूर से पता भी नहीं चलेगा ये लड़के कहाँ हैं, ये हसन नवाज कहाँ मिलेगा, ये साहबजादा फरहान कहाँ मिलेगा, सलमान अली आगा आपको कहाँ पे मिलेगा, किसी को नहीं पता था। शादाब खान ने T20 का कप्तान बन जाना था और ये तयशुदा बात थी। लेकिन अब बाबर आजम के केस पे भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, कुछ ऐसे ही खिचड़ी नजर आ रही है कि बाबर आजम को एक बार फिर जो है जी इन्होंने बुला लिया है कैंप के अंदर के आए जी आप खेलना शुरू करें। आपने ना गौर करना है। अब बाबर आजम को पहले इन्होंने छुट्टी दे दी, हो गया काम हो गया। आकिब जावेद की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी बिल्कुल शुरू में कैंप के, उस वक्त उन्होंने कहा था कि हमने बाबर या किसी के लिए टीम के दरवाजे बंद नहीं किए, टीम के दरवाजे बंद नहीं किए, अच्छा खेलें और आ जाएं। भाई उसने तो खेला ही नहीं है, वो तो दोबारा कैंप ज्वाइन कर रहा है। और क्यों कर रहे हैं, आप लोग बुला रहे हो उसको, आप उससे ज्वाइन करा रहे हो, आप उससे क्या चाहते हो, व्हाइट बॉल में खिलाना चाहते हो। अब मैं आपको बताता हूँ असल मुद्दे की बात। बाबर आजम और उसके फैंस के लिए ये खुशखबरी भी है और ये बुरी बात भी हो सकती है उनके लिए, यानी उनके लिए सदमा भी हो सकता है कि यार अगर ऐसा है तो फिर बाबर तो नहीं टीम में आएगा। भाई बात ये है कि माइक हैसन जो इस वक्त टीम के ग्रीन शर्ट्स के कोच हैं, उन्होंने बाबर आजम को 2 ऑफर्स दी हैं। एक ऑफर तो उन्होंने ये दी है कि आप अपना स्ट्राइक रेट 150 कर लें, 150 अप कर लें, आपको टीम में जगह मिल जाएगी। दूसरी ऑफर उन्होंने ये दी है कि आप विकेट कीपिंग शुरू कर दें। अब ये दोनों ही ऑफर्स ऐसी हैं कि जो हम कह सकते हैं कि यार 150 नहीं 140 कह देता यार एक बंदा, क्योंकि 129 बाबर आजम का अभी का जो रिसेंट स्ट्राइक रेट है वो 129 का है। तो अगर बाबर आजम 140 तक भी चला जाता तो यार एक ऐसा क्लासिकल बैट्समैन सदियों बाद किसी को मिलता है, किसी भी जनरेशन को, हमारी मेरे ख्याल से मेरी जनरेशन वो है या पिछले कोई 10 साल में ऐसा बैट्समैन इनको मिला होगा कि जो लंबा खेलने वाला है, जो लंबा लेके चल सकता है। लेकिन हमें तो पता ही नहीं है, हमें तो मालूम ही नहीं है, हमें मतलब हमारी अवाम को नहीं पता, शायद हम तो सब पागल हैं। हमारे कोचिज को अंदाजा तो है इस चीज का कि बाबर आजम जैसी क्लास दोबारा नहीं आएगी, दोबारा नहीं बनेगी। ये वो लड़का है जो अंडर 19 अंडर 19 खेल के या सिर्फ या 16 खेल के नहीं आया, ये ग्राउंड लेवल से बना है। और इसी यही वजह है कि ये बंदा अब तक इस क्रिकेट के अंदर खेल रहा है, परफॉर्म कर रहा है। लोगों को बुरा पैच तो सबका याद रहता है, अच्छा पैच किसी को याद नहीं रहता। किसी को नहीं याद कि 200 रन किसने चेज कराए थे, किसी को नहीं याद 152 नॉट आउट किसने किया था, किसी को नहीं याद ना। लेकिन ये सबको याद है कि बाबर आजम परफॉर्म नहीं कर रहा, बाबर आजम का सो नहीं आ रहा, बाबर आजम का, बाबर आजम 50 कर रहे हैं, बाबर आजम 50 कर रहा है और वो हमारी अवाम को, हमारे लोगों को वो हजम नहीं हो रहे। क्यों? क्योंकि बाबर आजम ने हमारे लोगों को एक गंदी आदत डाल दी कि 100 स्कोर तो मेरे लाजमी है। वो बंदा 6000 फास्टेस्ट कर रहे हैं, 5000 उसने किए, 3000 उसने किए, या विराट कोहली को क्रॉस कर रहा है वो बंदा हर जगह पे। लेकिन हम कंपैरिजन में फिर भी विराट कोहली को डालते हैं। देखें उन दोनों के इरा का इतना ज्यादा फर्क तो नहीं है, लेकिन एक बुझती शमع है तो एक बढ़ती है। बाबर आजम इस वक्त उन रिकॉर्ड को चेज कर रहे हैं जो विराट कोहली ने लगा दिए थे।
ठीक है, विराट कोहली अपना एरा करके ऑलमोस्ट जा चुके हैं, वो अपने इख्तिताम की तरफ हैं। ठीक है, रिटायरमेंट उनकी तरफ से आ गई हैं 2 फॉर्मेट्स में, बाकी में भी आ जाएगी। बाकी अब T20 के अंदर अगर बात की जाए, माइक हेजन ने जो ऑफर दी है, ये मतलब ऐसे ही है जैसे माइक हेजन ने कभी क्रिकेट नहीं खेली लेकिन वो कोचिंग कर रहे हैं। ठीक है, उन्होंने बाबर आजम को कह दिया कि जी आप 150 अप करें अपना स्ट्राइक रेट और आ जाए टीम के अंदर। मुमकिन नहीं होती ऐसी चीजें। और बाय द वे मोहम्मद रिजवान के लिए भी सेम ऑफर है कि आप 150 का स्ट्राइक रेट अप कर लें। अब यहाँ पे सवाल एक ये भी बनता है कि विकेट कीपर ही क्यों? बाबर आजम का मैंने जो रिकॉर्ड देखा, मुझे कहीं पे ऐसा नहीं मिला। गली क्रिकेट में अगर कभी कर ली हो, मैं कुछ कह नहीं सकता विकेट कीपिंग, लेकिन अब मोहम्मद आसिफ की अगर बात कर ली जाए ना, तो मोहम्मद आसिफ को जो है एज अ विकेट कीपर बैटर 2019 के वर्ल्ड कप में मिकी ऑर्थर ने रखा था बैकअप के तौर पे सरफराज के। अब यहाँ पे अगर मैं बात कर लूँ साबजाद अफरान की, साबजाद अफरान को एज अ बैट्समैन, एज अ ओपनिंग बैटर तो हम टीम में नहीं शामिल कर सकते थे कम से कम। तो इन्होंने क्या ट्रिक लगाई कि माइक हेजन ने तो आना ही था, माइक हेजन ने उनको आखिरी 1 या 2 मैचेस में से किसी एक में उन्हें विकेट कीपिंग कराई, और विकेट कीपिंग कराने के बाद उनको टीम मिले। बाय द वे उन्होंने उस विकेट कीपिंग जिस मैच में उन्होंने की थी उसमें परफॉर्मेंस नहीं किया था, उसमें कोई स्कोर नहीं कर पाए थे। अब बात कर लेते हैं बाबर आजम की। तो जनाब बाबर आजम वो बैटर है जो इस वक्त 129 के स्ट्राइक रेट पे खेल रहे हैं, और अगर हम बात कर लें 150 के स्ट्राइक रेट की, तो मेरे ख्याल से ये लोग कह रहे हैं बाबर आजम को दबे लफ्जों में, ढके छुपे लफ्जों में माइक हेजन ये समझाना चाह रहे हैं कि भाई मुझे शाहिद आफरीदी चाहिए, मुझे बाबर आजम नहीं चाहिए। क्योंकि मेरे ख्याल से हिस्ट्री में शायद शाहिद आफरीदी है जो 150 के स्ट्राइक रेट पे खेल रहा होगा। और अगर अभी की बात कर ली जाए तो कम से कम अगर किसी ने 500 रन किए हों उन बैटर्स की अगर मैं फहरिस्त निकालूं, उसमें तो कोई भी नहीं है अभी तो रिसेंट टीम में, तो कोई भी नहीं है कि जिसका 150 का स्ट्राइक रेट हो। इवन 147 या 6 का शायद स्ट्राइक रेट हो, मुझे नहीं लगता। लेकिन हाँ, इसमें मैं आपको 2 नाम गिनवा सकता हूँ ऐसे, मोहम्मद हारिस का और हसन नवाज का। हसन नवाज तो ऑलमोस्ट 200 के करीब जाते हैं स्ट्राइक रेट में, और हारिस जो है वो 150 अप करते हैं आई गेस। और उनका जो है स्कोर की अगर बात कर लें तो हारिस के तकरीबन 370-380 रन हैं, और हसन नवाज अभी मतलब अभी उनकी शुरुआत है, अभी उनके तो 300 भी शायद नहीं है। तो अगर बात कर ली जाए इनकी, तो इनका मुकाबला बाबर आजम से नहीं है, इनका कंपैरिजन नहीं बनता। अब शाहिद आफरीदी चाहिए तो भाई फिर शाहिद आफरीदी को कोच लगा दें, वो सिखा देगा भाई कैसे पावर हिटिंग करनी है, कैसे स्कोर करना है। यानी माइक हेजन को क्लास नहीं चाहिए और इनको चाहिए रन्स। ठीक है, शायद माइक हेजन भूल चुके हैं कि क्लास टेम्परेरी नहीं होती। तो बाबर आजम एक क्लास है, बाबर आजम एक ब्रांड बन चुके हैं पाकिस्तान का, और इनसे तवक्कुआत हमारी आवाम की जो है बहुत ज्यादा है। अब स्ट्राइक रेट की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट इस वक्त टीम के अंदर शादाब खान का है 140 का। अब वो ऑलराउंडर है, वो बैटर्स की ऑप्शन में नहीं आते। अगर यहाँ पे हम बात कर लें जैसे हल्की फुल्की बॉलिंग कर लेते हैं बाबर आजम, तो इनको ऑफर दे सकते थे कि यार आप बॉलिंग शुरू कर दो, 2-3 ओवर निकाल दें, आप टीम का हिस्सा बन जाए। शेख मलिक नहीं खेल रहे थे, अब तक खेल रहे हैं, टीम के साथ खेल रहे थे, अभी फ्रेंचाइज क्रिकेट खेल रहे हैं, ऑलराउंडर है। मोहम्मद हफीज इतनी देर तक पाकिस्तान को उन्होंने सर्व किया, एज ऑलराउंडर किया, ओपनर थे ना, ओपनर से नीचे आए, ऊपर भी गए, 9वें नंबर पे भी बैटिंग की उन्होंने। बाबर आजम भी ऐसे कर लेते तो क्या था, उनको एक ऑप्शन मिल रहा था ना कि टीम में आना है तो इस तरह से आ सकते हैं, इस कॉम्बिनेशन के साथ आना है। अब देखें दोनों ही काम जो है ना बड़े मुश्किल हैं। अब सीन ये है कि मुझे लगता है कि इस वक्त अगर वेस्ट इंडीज दौरे पे जो पाकिस्तान है वो पूरी तरह से परफॉर्म करेगी और हार जाएगी, तो फिर यह है एक चांस कि मुस्तकबिल में आपको बाबर आजम वर्ल्ड कप खेलते नजर आ सकते हैं T20 का। अदरवाइज बाबर आजम के लिए तकरीबन दरवाजे बंद हो चुके हैं, क्योंकि ये ऑप्शन जो उन्होंने दिए हैं वो मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी कवर होने वाली हैं। क्योंकि ऐसा तो कोई है नहीं कि आप अपनी क्लास को छोड़ें और एकदम से जो है ना टुल्लर बन जाएं। अब आप टुल्लर बनवाना चाह रहे हैं या बनना चाह रहे हैं तो इसमें मैं कुछ कह नहीं सकता। बैटर्स की बात कर ली जाए तो साइम अयूब 138, और उसके बाद फखर जमान आ जाते हैं 132, और फिर बाबर आजम आते हैं 129, और फखर जमान के बाद वो आ जाते हैं मोहम्मद रिजवान 127 के करीब। लेकिन यहाँ पे बात मेरे लिए नजदीक जो ये है वो ये है कि क्रिकेट में एक क्रिकेटर जो है वो डिफरेंट अप्रोच के साथ खेलता है। कहीं पे अगर स्पिन ट्रैक मिल जाता है, कहीं पे फंसी हुई पिच मिल जाती है जहां पे बैटर से बैटिंग नहीं हो रही, वहां क्या बाबर आजम की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस वक्त जो हमारा कॉम्बिनेशन है 11 का, क्या वो बाबर आजम के इर्द गिर्द नहीं घूमता? भाई घूमता है, बाबर की जगह टीम में बनती है। तो ये करंटली जो कंडीशंस लगाई जा रही हैं बाबर आजम के ऊपर के जी वो टीम में आएंगे और ये कंडीशंस करेंगे पूरी, तो फुलफिलमेंट के बाद टीम में इनकी जगह बनेगी। तो भाई माइक हेजन साहब
आपके आगे जो है ना ये हाथ जुड़े हैं हमारे, मेरी कौम के मेहरबानी करें, एक्सपेरिमेंट ना करें। जो एक लड़का है उसकी जो क्लास है वो उसको उस तरह खेलने दें। आपने उसको टीम में लाना है तो उसको हाँ करें, नहीं लाना तो उसको बताएं कि यार आप हमारे फ्यूचर प्लान का हिस्सा नहीं है। अब बाबर आजम और फखर जमान की बात करी जाए तो फखर जमान का मैंने आपको स्ट्राइक रेट बताया, बाबर से जस्ट ऊपर है। फखर जमान की अप्रोच अलग है खेलने की, वो अग्रेसिव खेलते हैं, बाबर आजम अच्छा खेलते हैं, वो ग्राउंडेड शॉट्स अच्छी खेलते हैं, उनकी कवर ड्राइव की ऐसे ही नहीं दुनिया तारीफ करती। तो इनके पास ये दो ऐसे प्लेयर हैं इस वक्त पाकिस्तान टीम में जो गियर शिफ्ट कर सकते हैं, और ये दोनों ही प्लेयर्स की बैटिंग आपको ये चीज दिखा चुकी है, हमारी लोगों को, हमारी कौम को ये चीज दिखा चुकी है कि बाबर और फखर अब बदल सकते हैं, अपने गियर शिफ्ट कर सकते हैं, गेम को जीत की तरफ लेके जा सकते हैं। लेकिन एट द एंड ये ऑप्शन बहरहाल माइक हैसन ने तो दे दी। अब बाबर आजम इसका क्या जवाब देंगे, बाबर आजम इस पे काम करेंगे नहीं करेंगे, और जो लोगों के जवाब चाहिए था, जिन लोगों को ये सवाल था कि जी बाबर आजम को दोबारा टीम में बुलाने की तैयारियां की जा रही हैं, क्योंकि माइक हैसन ने एक दफा दिया दिया था पहले जो इनका कैंप लगा था, तो अब बाबर आजम को दोबारा बुलाया था, तो बाबर आजम को दोबारा खिलाया जाएगा। बाबर आजम दोबारा खेलने जा रहे हैं, बाबर आजम बांग्लादेश टूर में होंगे, बांग्लादेश टूर की टीम का ऐलान कर दिया गया, लेकिन बाबर आजम उसमें नहीं है। वेस्ट इंडीज की टीम का भी ऐलान होगा और बाबर आजम उसमें भी नहीं होंगे, क्योंकि 150 का स्ट्राइक रेट बिना खेले तो आता नहीं है। ठीक है, और बाकी बात रह गई बाबर आजम की। बाबर आजम का ये 14 तारीख को मैच है सिडनी सिक्सर्स का, तो उसके लिए भी उनको बेस्ट ऑफ लक होगा, क्योंकि बाबर आजम वहां पे अगर अच्छा खेल लेंगे तो टीम के लिए भी अच्छा खेल लेंगे, और मेरा नहीं ख्याल कि बाबर आजम को बिना खेले जो है टीम में जगह मिल जाएगी। तो अब तक के लिए तो इतना ही है। बाकी आप अपनी कमेंट्स का, अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि बाबर आजम के लिए इस वक्त जो तनकीद की जा रही है, तनकीद बराए तनकीद, ना सिर्फ उनके फैंस की तरफ से, ना सिर्फ उनके कोचेस की तरफ से, बल्कि पीसीबी और उनके बड़े अहदेदारों की तरफ से भी ये बातें की जा रही है कि बाबर आजम इन फ्यूचर जो है वो टीम का हिस्सा नहीं होंगे। एक दबी छुपी और ढकी छुपी लफ्जों में कह देने वाली बात ही है कि आप जो है ये चीज अचीव करें और हम आपको टीम में लेके आएंगे। तो बहरहाल अब तक के लिए इतना ही जी, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।